नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 4 राज्यों के चुनाव यानी कि एक किस्म से कहा जाए तो कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और साथ में फिर दिल्ली के चुनाव भी फरवरी के अंदर हैं, तो 5 राज्य हो जाएंगे। अब इनमें से कश्मीर के ऊपर इनडायरेक्टली अभी तक मोदी जी का राज्य था, क्योंकि उन्होंने चुनाव होने नहीं दिए 5 साल से। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या गवर्नर शासन लगा हुआ है, फिर उसका स्टेटहुड छीन लिया गया, ये भी है। तो एक किस्म से कश्मीर पे दिल्ली का शासन है, मोदी जी का शासन है। अभिमान तोड़ना है उनको कश्मीरियों का। उनको बताना चाहते हैं कि 2 गुजराती सारे के सारे कश्मीर पे भारी पड़ सकते हैं और हम तुम्हें औकात दिखा सकते हैं। वो तो इस बार कश्मीर दिखाई देगा इनको औकात, दोनों गुजरातियों को जो दिल्ली में बैठे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो वहां पर तो सरकार उमर अब्दुल्ला साहब बनाने जा रहे हैं। हाँ, राशिद इंजीनियर को बहुत हद तक जेल से छोड़कर उसको एक किस्म से छुट्टी देकर कोशिश कर रहे हैं कि उनके कुछ 10-12 मेंबर आ जाएं तो नॉमिनेटेड मेंबर मिला के हम फिर से सरकार बना लें। और फिर अलग अलग किस्म की बातें हैं। जम्मू में जाते हैं तो वहां जाके तुम्हारे में हिम्मत है 370 वापस लेके आओ। अमित शाह भी ये कहते हैं तुम्हारे 3 और जनरेशन आ जाए 370 वापस नहीं ला जा सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 370 हटा के मिला क्या है अब तक। ये कहते थे कि अब कश्मीर घाटी के अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर लैंड खरीद सकता है। 2019 में हटा था। अब साहब ऑलमोस्ट 5.25 साल हो गए, करीब करीब 5 साल हो गए 370 हटकर। तो अल्टीमेटली जब ये सब हटा है तो क्या वहां पर अभी तक कुछ ऐसा हुआ है कि एक भी किसी व्यक्ति ने भारत के वैली में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, लैंड खरीदा हो? नहीं, एक ने भी नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? आप सबको पता है कि जो खरीदेगा वो मारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम बड़े, और आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने बड़े सेलिब्रेशंस बनाए थे, लड्डू बांटे थे। अब तो हम जाएंगे और वहां लैंड खरीदेंगे। लेकिन ये डरपोक आदमी है, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, कायर लोग हैं, ये भला कहां जा सकते हैं वैली में? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, बड़बोलेपन के लिए जम्मू में जाके बातें करते हैं इस किस्म की। और वही बात जो है, क्या कहते हैं कि अमित शाह भी करते हैं, नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और सारी बातें जो उन्होंने की थी, ये सारी बातें उन्होंने जम्मू रीजन में की हैं, हिंदू बहुल क्षेत्रों में। योगी आदित्यनाथ पहुंच गए तो वो भी वहीं जाके बात कर रहे थे 370, वही फिर राम राज्य हम लेकर आए हैं। भाई एक बार जरा लाल चौक पे जाके योगी जी को भिजवा दो, भाषण कर दो और बोलो वहां पे हम राम राज्य लेके आए हैं। या फिर अमित शाह को बोलो राम राज्य लेके आए हैं, जाके लाल चौक पे जाके, या शोपियां के अंदर, या कुलग्राम में, वहां जाके कर दें, पहलगाम में कर दें, गुलमर्ग में कर दें, सोपोर में कर दें। पर वहां ये बातें नहीं करते ना। तो सारी बातें जो दिल्ली से दूरी कम होगी या दिल से दूरी कम होगी, सब किताबों में रह गई, पेपर्स में रह गई। मकसद क्या था कि कश्मीर के अभिमान को तोड़ना, कश्मीरियों के अभिमान को तोड़ना, उनको बनाना कि तुम्हें हम सिर्फ 2 गुजराती जब चाहे बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे इतिहास के अंदर आपको बहुत सारे मूर्ख लोग मिलेंगे जो सोचते हैं कि हम सभ्यताओं को बना भी सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। तो मूर्खता की कोई कमी नहीं है दुनिया के अंदर, और सभ्यताओं में भी कोई कमी नहीं है। और ऐसे मोहम्मद तुगलक बहुत पैदा होते आए हैं, पहले भी पैदा होते हैं, अब भी पैदा होते आए हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई हिंदू वहां पर वापस जा पाया कश्मीर में? भाई नहीं जा पाया। क्या वहां पर एक भी पंडित, जिसके सहारे इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर भी बेच ली, करोड़ों रुपए कमा लिए, और उसके ऊपर टैक्स फ्री भी करवा दिया कि जाओ पिक्चर देखो कैसे कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ है। तो भाई जुल्म तो सबके ऊपर हुआ है, कश्मीरी पंडितों पे भी हुआ है, उसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं वहां पर रहने वाले हैं, जो मुसलमान जाति के हैं, उन पर भी हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कहानियां तो बुनने के लिए काफी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक भी पंडित वहां तक गया बाहर? नहीं गया। तो पंडितों के लिए 2 सीटें रख दी नॉमिनेशन के अंदर, एक नकली डीलिमिटेशन करवा के, और उसके बाद उन्हें वोट का अधिकार भी दे दिया, दोनों अधिकार दे दिए। अब वो जम्मू में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या बेंगलोर बैठे हैं या बम्बई बैठे हैं, वहां से वोट कर रहे हैं साहब अपने कैंडिडेट को।
और कई तो ऐसे जो मुझसे मेरी जिनसे बात हुई, मेरे प्रोग्राम से भी हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो नोटा दबाएंगे, हम तो वोट देने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला है, तो मैं बारामूला के लिए वोट क्यों मांगूंगा जब मैं वहां जा नहीं सकता। मेरा घर है लेकिन मेरा घर बंद पड़ा है, वह हो सकता है किसी का कब्जा भी हो गया हो, तो मैं करूं क्या अल्टीमेटली वहां जाके। फिर अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा वहां जाके कि हमने आतंकवाद को जड़ मूल से मिटा दिया। तो भैया पिछले 2 महीने से जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इतने सारे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, फौज के जवान मारे जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? वो क्या किसी और देश से आए हैं क्या? तो 20-25 जवान तो अभी मर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में तो जवान कश्मीर के अंदर इतने 1.5-2 महीने में कभी भी शहीद नहीं हुए थे जितने अब हुए हैं। और 20-25 शहीद होने के बाद भी ऐसी बेशर्मी है मोदी और शाह के अंदर, फिर भी कहते हैं देखो हमने आतंकवाद का सफाया कर दिया। क्योंकि वहां पे देखो कितने सारे टूरिस्ट जाते हैं, जरा आप भी जाकर दिखा दो ना टूरिस्ट के मामले में, तो आप भी हो क्या आ जाओ। 50,000 की फौज आपको प्रोटेक्ट करती है वहां पे। तो ये तो कश्मीर का मामला था जो उनके हाथ से निकल चुका है। अब सरकार जा रही है तो क्या किया जाए इससे। उधर से सोनम वांगचुक जो है अपनी जो यात्रा है 2 अक्टूबर को राजघाट पे पहुंचेंगे, और उसके लिए वो अब हिमाचल से हरियाणा के अंदर ऑलमोस्ट प्रवेश कर चुके हैं। तो उनके जो मकसद है कि वहाँ पे उनकी राज्य का दर्जा वापस किया जाए, उनको राजधानी दी जाए साथ में एक अलग से, और कारगिल का भी ख्याल रखा जाए, और उसके साथ में उनकी विधानसभा दी जाए, उनको चुनने का अधिकार दिया जाए। तो मोदी जी ने तो वो भी छीन लिया। लद्दाखियों से तो ये भी बोल दिया कि तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुमको विधानसभा भी दे दूँ। और फिर कहते हैं कि चीन के साथ लगा हुआ सेंसिटिव राज्य है तो उसको यूटी में बदलना बहुत जरूरी। तो फिर अरुणाचल को क्यों नहीं बदलते भाई साहब? अरुणाचल भी तो चीन से लगा हुआ है, वो भी उतना ही सेंसिटिव जितना ईस्टर्न लद्दाख है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है ना कि अभी समझाए कौन, जब इंसान अभिमान पर उतर आए, अहंकार पर उतर आए, तो उसको कौन बताएगा। तो सोनम वांगचुक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कांग्रेस वापस आएगी या कांग्रेस की सरकार या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सरकार वापस आएगी, तो मुझे लगता है कि लद्दाख का, कारगिल का जो सम्मान है वो ज़रूर वापस दिलवाएंगे, और कश्मीर का सम्मान भी दिलवाएंगे। और राहुल गांधी तो कह चुके हैं, और अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी क्या किसी पावरफुल पोस्ट पे हैं कि जो क्या कहते हैं कि कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सकते हैं। अगर कोई दे सकता है तो हम दे सकते हैं। भैया बिल्कुल दे सकते हैं, राजनीति में सारे पावरफुल हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं पावरफुल है? राहुल गांधी की वजह से या बाकी इंडिया गठबंधन के विरोध की वजह से तो ये सारा हुआ है कि अल्टीमेटली आपने ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया, वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया, बाकी 5 बिल आप वापस ले चुके हैं। किस लिए? तो राहुल गांधी की खुद की पावर थोड़ी है, जनता की पावर है। अमित शाह को भ्रम हो गया कि उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, उनकी अपनी पावर है, शायद वो पैदा ही पावरफुल हुए थे। हैं तो वैसे तड़ी पार, सबको पता है तड़ी पार तो थे ही वो, लेकिन उनको गुमान हो गया कि वो बहुत पावरफुल है। अब ईडी, सीबीआई, फौज उसके अंडर में हो तो आपको लगता है ना, फिर तो पावरफुल हो ही जाते हैं। हरियाणा की बात हो तो हरियाणा वैसे ही हाथ से जा चुका है। अब वहाँ पे कितनी बुरी हार होगी कि बीजेपी 20 सीटें 90 में से या 25 सीटें ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। बस अब इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह, और कुछ नहीं है। हार तो वो रही है, कितना सफाया होगा। अब वहाँ जाके फिर वही बातें, कांग्रेस वो माफिया है, कांग्रेस उग्रवादी है, कांग्रेस आतंकवादी है, कांग्रेस नक्सलवादी है, कांग्रेस अर्बन नक्सल है। ये योगी भी वही जुबान बोल रहे हैं, अमित शाह भी वही जुबान बोल रहे हैं, मोदी भी वही जुबान बोल रहे हैं। दरअसल बदहवासी की कंडीशन है। इस बदहवासी की कंडीशन में वो क्या हो सकता है? कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। तो इस बदहवासी कंडीशन में फिर से वो हिंदू धर्म की और वो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। बिट्टू बजरंग जी जैसा व्यक्ति अगर मंच पे आ जाता है योगी के साथ में, जो अपराधी है, हत्यारा है, नूह का जो सारे के सारे दंगे हैं उसका मेन अपराधी है, तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी तो माफिया की तरह राज करती है ना। सारे बलात्कारी, अपराधी, राम रहीम जैसे यौन शोषणकर्ता जितने हैं, बलि उनके राज में दी जाती है। तो क्या किया जाए अल्टीमेटली? तो हरियाणा उनके हाथ से जा चुका है, कश्मीर उनके हाथ से जा चुका है। महाराष्ट्र में हालत इतनी ज्यादा पतली है वहां पर कि ये कंडीशन पैदा हो गई कि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को महाराष्ट्र की राज्य माता बना दिया। गौ माता जो हमारी राज्य माता है साहब, तो भैया जी एक राज्य पिता भी घोषित कर देते साथ में एक राज्य नाना, राज्य दादा, राज्य दादी, राज्य दादा ये भी घोषित कर देते, राज्य काका, राज्य काकी, राज दीदी, राज बहन, राज बेटी ये भी कर देते, साथ में राज बहू ये भी कर देते, भी डिक्लेयर कर देते। जब गाय को डिक्लेयर किया तो बाकी बैल बकरी बचे उनको भी डिक्लेयर कर दो, उसमें कौन सी बात है।
तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है, धर्म का सहारा लेके वोट ले सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस समय उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की जो युति है इतनी ज़्यादा मजबूत है कि उनकी सरकार आ रही है। और फिर बीजेपी के हाथ से जब एटीएम जा रहा है, महाराष्ट्र एटीएम है ना, पैसे का एटीएम है, वो उनके हाथ से जा रहा है। जब हाथ से जा रहा है तो उसको फिर निपटेंगे कैसे, ये सारी की सारी दिक्कत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र हाथ से जाएगा तो सारा पैसा जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। अब सोचिए, झारखंड उनके पास है नहीं, महाराष्ट्र उनके हाथ में था वो निकल के जा रहा है, जम्मू कश्मीर उनके हाथ में था वो निकल के जा रहा है, हरियाणा उनके हाथ में था वो निकल के जा रहा है। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का उत्तरी हिस्सा जो कि दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, कश्मीर है, और 2 महीने के बाद सारा का सारा मोदी जी के हाथ से निकल जाएगा। अब ये 5 स्टेट्स यानी कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और कश्मीर अगर निकल जाती है और साथ में महाराष्ट्र भी निकल जाती है, 6 स्टेट, तो आप सोचिए कितना बड़ा लॉस है इनका। और फिर वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में बहुत कुछ करना चाहते हैं। झारखंड में जाके उल्टी सीधी बहकी बातें करते हैं, मोदी भी करते हैं और अमित शाह भी करते हैं। वहाँ जाके अमित शाह बोल बैठे झारखंड में कि जिसके इलेक्शन होने जा रहे हैं कि जितनी बांग्लादेशी घुसपैठी है मैं सबको बाहर कर दूंगा। तो भैया बांग्लादेश के घुसपैठिए आए कहाँ से हैं? 10 साल से आपका राज है। सीमा पे जो फौज लगी हुई है वो तो आपकी है ना, अमित शाह जी और मोदी जी, वो कांग्रेस की फौज थोड़ी है वहाँ पर। तो भारत की फौज लगी हुई है, बीएसएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, राष्ट्रीय राइफल्स है, सारे के सारे फौज वहाँ पर लगी हुई है। अब उसके होते भी अगर कोई भारत के अंदर आ रहा है उसको आप घुसपैठिए कहते हैं, तो फिर बांग्लादेश की सरकार ने आपत्ति दर्ज कर दी कि आप हमारे नागरिकों को घुसपैठिए कैसे कह सकते हैं। उस पर काफ़ी आपत्ति हुई तो फिर चुप बैठ गए। लेकिन हाँ, योगी जी को, हेमंता बिस्वा शर्मा को, अमित शाह को, मोदी को बांग्लादेश से बड़ा प्यार है, लेकिन घुसपैठिए के रूप में कहने में प्यार है और कुछ नहीं। अब शेख हसीना को यहाँ पाल लिया उन्होंने, मोदी जी ने, उनकी पर्सनल दोस्ती थी उनके साथ में। अब गले की फांस बन गई, गले का कांटा है, अब निकालो। अब उसका एक सुना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बांग्लादेश कोर्ट में एक मुकदमा दायर करने जा रहा है कि आप शेख हसीना को वापस करो, वो वॉर क्राइम में है, 150 ज़्यादा एफआईआर दर्ज है, वो अपराधी है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। मोदी जी की सांस अटकी पड़ी कि शेख हसीना को वापस कैसे करें, वापस कर देंगे तो और मुसीबत है हमारे लिए। तो ये दिक्कत है सारी की सारी। ऊपर से कई और ऐसे मुद्दे हैं जो विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। ओपनली इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, ऊपर से ईरान के ऊपर अटैक होते हैं या ईरान समर्थक के ऊपर अटैक होते हैं तो भारत चुप होकर बैठ जाता है। बीच में हुआ भी था कि पूरे के पूरे जो हथियार इंडिया जो इजराइल को सप्लाई कर रहा है उसका इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है? मासूम लोगों के खिलाफ हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। उसका खामियाजा केसी त्यागी को भुगतना पड़ा। तो भारत एक किस्म से कहा जाए तो एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर कर रहा है, डिप्लोमेटिक सुसाइड कर रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, अभी मोदी जी ने जम्मू में जाके बोल दिया कि भारत तो वो देश है, नया भारत है, घर में घुस के मारता है। भैया मार लो, घर में घुस के तो मारते हो ना आप। अल्टीमेटली घर में घुस में तो आप निज्जर को भी मारते हो, कनाडा में जाके। घर में घुस के तो आप अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हो। तो डोवाल को समन आना है, वो समन डोवाल को नहीं है, बेसिकली पीएम मोदी को समन है, क्योंकि मोदी के हुक्म पर ये सारी की सारी हत्याएं हो रही हैं। कैसे आप कहोगे? आप खुद कितने घर में घुस के मारते? तो पाकिस्तान में आपने मारा घर में घुस के, सही बात है, सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं। जो 8-10 और लोग मारे गए हैं डोवाल के द्वारा मारे गए हैं। और अब अमेरिका के द्वारा डोवाल को समन दिए जाना वो इस बात का प्रतीक है कि डोवाल हैज बीन एक्टिवेटेड टू किल द पीपल, उन लोगों को, क्योंकि ये बातें कुछ और लोग भी कह चुके हैं कि वो अपराधी जो भारत के खिलाफ अपराध करते और निकल के किसी और देश में जाएंगे तो उनको वहां जाके भी हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात को राजनाथ सिंह ने भी कहा था, हम वहां तक उनका पीछा करेंगे। बिल्कुल करो, आपने पीछा गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी किया था राजनाथ जी, सही बात है ना। आपने पीछा निज्जर का भी किया था, उसको तो मरवा ही दिया था। निखिल गुप्ता को $1 लाख किसने दिया? अल्टीमेटली आम आदमी तो कोई देगा नहीं। प्रधानमंत्री के ऑफिस को इतना पैसा मिलता है, वो सारा का सारा सीक्रेट सर्विस फंड का वहां से पैसा जाता है। तो ये सारी दिक्कत है वहां पर। तो अल्टीमेटली आप सूप पे तो हो। अब इन हालातों में मोदी कब तक चल पाएंगे? क्या 2025 के अंत तक अपनी गद्दी बचा पाएंगे? सच बात तो है कि नहीं बचा पाएंगे। दूसरी, अपनी मर्जी से वो अध्यक्ष तक तो बना नहीं पा रहे, तो उनकी स्थिति कमजोर तो है ना। संजय जोशी को आरएसएस बनाना चाहता था, ये नहीं बनाना चाहते, ये शिवराज चौहान पे अड़ गए। अब वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है भागवत से,
तो अब भागवत जी वसुंधरा का नाम आगे कर रहे हैं, और वसुंधरा इनकी दोनों की पुरानी दुश्मन है, अमित शाह की और मोदी की। तो ये तो होने ही जा रहा है, अब ये बचने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा के बनने के चांस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हर हाल में मोहन भागवत अमित शाह और मोदी को अपनी पसंद का भाजपा अध्यक्ष नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कह दिया कि आपका पसंद का पर्सन या तो प्रधानमंत्री बन सकता है या फिर बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। एक व्यक्ति बनेगा, एक व्यक्ति हमारी पसंद का होगा। हालांकि मोदी शाह का कहना था कि जो भी व्यक्ति आप ऑफर करेंगे हम उसको संगठन मंत्री बना देंगे, लेकिन आरएसएस कहता है नहीं, संगठन मंत्री वगैरह कुछ नहीं हो। तो बी एल संतोष वाले बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें इस टाइम बीजेपी का अध्यक्ष चाहिए या फिर अपने मन का प्रधानमंत्री चाहिए। इस समय आरएसएस झुकने को तैयार नहीं है। ये सारी की सारी दिक्कतें हैं। तो मोदी की जो सारी की सारी कमजोरियां हैं वो यहीं से निकल कर आ रही हैं कि वो एक तरफ तो आरएसएस के सामने इस समय हताश है, असहाय है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ जो दुनिया से बाकी जो एडवर्स समाचार आ रहे हैं वो भी है। तो बाकी इलेक्शंस की जहाँ तक बात है वहाँ तो बैकफुट पे है ही है, और उनके हाथ से सारे के सारे देखा जाए तो चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे इजाज़त, और आप अपनी फीडबैक देते रहिएगा, न्यूज़ टाइम देखते रहिएगा, प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद आप सबका।